Jai Hind friends, let's start. In India, if a religious sect community is given the status of national minority, what special advantages it is entitled to? Which of the above statement are correct? ठीक है, स्टेटमेंट 3 से पढ़ते हैं. इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम. ठीक है, पॉजिटिव लग रहा है. और प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है और गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं ये लोगों के वेलफेयर के बारे में काम करते हैं. तो स्टेटमेंट 3 तो सही है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स a representative of community to Lok Sabha. It can establish and administer exclusive educational institution. It can establish. तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि आर्टिकल 30 में इसके बारे में हमें मेंशन मिलता है. अभी स्टेटमेंट 2 बचा है. देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स. ऑटोमेटिकली ये एक ट्रैप वर्ड है. देखो, इस वर्ड को याद रखना क्योंकि अभी देखो और पीवाईक्यूज हम एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये ऑटोमेटिकली क्यों ट्रैप वर्ड बोला है. अभी देखो एक एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं कि ऑटोमेटिकली ये ट्रैप वर्ड क्यों है. ठीक है, स्पेशली पॉलिटी में जब भी ऑटोमेटिकली कुछ आएगा ना तो याद रखना क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज फॉर्म होना है, किसी को अपॉइंट करना है या फिर किसी को नॉमिनेट भी करना है तो क्या करना पड़ता है. एक बकायदा एक प्रोसीजर रहती है. ओके, कुछ लॉज रहते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि देखो, अंडर द आर्टिकल 366 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एंग्लो इंडियंस. ओके, वो बात अलग है कि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत एंग्लो एंग्लो इंडियंस वाज रिमूव्ड. ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ एंग्लो इंडियंस अपॉइंट करना था तो president has to consult and follow procedure. They not directly they don't not automatically appoint any person. ठीक है, तो ये बात थी. अभी ये 15 पॉइंट प्रोग्राम में कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं. इसमें एजुकेशन, हेल्थ, फिर एजुकेशन हेल्थ उसके साथ एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों के बेनिफिट्स इन्हें मिलते हैं. एक क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी डिफाइन है या नहीं. तो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड. माइनॉरिटी नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट याद रखना, बट है आगे, बट लगा है मैंने. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. माइनॉरिटी, ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. इंडिया इज होम टू लैक ऑफ पीपल्स विद डिसेबिलिटीज. अभी डिसेबिलिटीज वालों को हम दिव्यांग बोलते हैं. व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. रैंप इन पब्लिक बिल्डिंग पॉजिटिव है. ओके, जहाँ पे बिल्डिंग्स है अगर रैंप होंगे तो जो दिव्यांग पीपल है उनको जाने के लिए ईज हो जाएगा. प्रेफरेबल अलॉटमेंट ऑफ द लैंड फॉर सेटिंग अप बिजनेस. फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18th ईयर इन गवर्नमेंट स्कूल. ओके, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल बोला है तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो देखो, वन और एक और तीन तो हर हालत में सही है. ये गया, ये गया, अभी बचे सी और डी. ओके, 50-50 तक तो आ गए हैं. बट ये स्टेटमेंट दो गलत है. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड, ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, एक और बेनिफिट इन्हें मिलता है वो है 4% रिजर्वेशन इन जॉब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, with which purpose is the government of India promoting the concept of mega food park. ठीक है, मेगा फूड पार्क के बारे में पता है. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू इंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, देखते हैं इसके बारे में. इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ परसेबल आइटम्स एंड रिड्यूस द वेस्टेज. पॉजिटिव है, रिड्यूस वेस्टेज बोल रहा है वो. टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर
फैसिलिटीज फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने सारे स्टेप्स लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, तो समझ में आएगा ये स्टेटमेंट तो सही है। देखो, वन और टू तो नो डाउट सही स्टेटमेंट है। अभी स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे क्या मेंशन किया है उन्होंने? टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू एंटरप्रेन्योर्स। देखो दोस्तों, इट इज नॉट, देखो प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें ये जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज है इट इज कॉस्टली फैक्ट ना। तो अगर गवर्नमेंट हर किसी को, हर एंटरप्रेन्योर को ये इको फ्रेंडली प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजी, तो इट्स नॉट गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी ना। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये स्टैटिक पार्ट पे डिपेंड है। द अथॉरिटीज फॉर द विड्रॉवल ऑफ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मीन्स आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है वो? तो ये आता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। All revenues received by the union government by way of taxes and other receipts from the conduct of government business are credited to whom? Credited to Consolidated Fund of India. ठीक है, पब्लिक अकाउंट मेंशन इन आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मेंशन इन आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 267 के सब क्लॉज 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस से is the provision of financial service to people of low income group। ठीक है, this include both the consumer and the self-employed। The services rendered under microfinance is are, select the correct statement। Credit facilities, saving facilities, insurance, fund transfer facilities, इसके साथ साथ रेमिटेंस, रेमिटेंस और शॉर्ट ड्यूरेशन लोन, ये भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें और एक कंसेप्ट याद रखना, इट आल्सो इन्वॉल्व नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी है? तो ट्रेनिंग, दूसरी है काउंसलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, Southeast Asia has captivated the attention of global community over space and time as a geostrategically significant region, which among the following is the most convincing explanation for the global perspective। अभी देखो, एग्जामिनर इज अवर बेस्ट फ्रेंड, इन्होंने दो हिडन हिंट हमें दिए हैं, एक तो साउथ ईस्ट एशिया और जियो स्ट्रेटेजिकली। जियो स्ट्रेटेजिकली मतलब कुछ तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में बोल रहा है। ओके, लोकेशन के बारे में यहाँ पे हमें मेंशन कर रहा है वो। और साउथ ईस्ट एशिया मतलब म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये वाला रीजन है। इट वॉज द हॉट थिएटर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अभी मेरे को बताओ, सेकंड वर्ल्ड वॉर कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था यूएसए, फिर यूके, फ्रांस और बाकी जो वॉजेस, जर्मनी, जापान। तो ये साउथ ईस्ट नेशन कहाँ मेंशन होगा? ये तो, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, लोकेशन, अभी लोकेशन के बारे में तो हमने देखा था यहाँ पे, लोकेशन बिटवीन द एशिया पावर चाइना एंड इंडिया, बट यहाँ पे क्या मेंशन किया इन्होंने? साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में चाइना और इंडिया नहीं आते, तो बी स्टेटमेंट तो गलत है। इट वॉज द एरिया ऑफ सुपर पावर कन्फ्रंटेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। अभी कोल्ड वॉर हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो साउथ ईस्ट एशियन कहाँ घुसाड़ रहे हो? तो सी तो गलत है, बचे ऑप्शन नंबर डी, और डी ही अपना आंसर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट्स और एडवर्टाइज कर रही है कि आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट, मतलब उनके जो प्रोडक्ट है वो हेल्दी है, क्योंकि ट्रांस फैट फूड आर नॉट गुड फॉर हेल्थ।
ठीक है, मतलब हमें ऑप्शन में क्या देखना है, जो भी हेल्दी वाले ऑप्शंस है, ठीक, हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं वो वाले आंसर है हमारा। व्हाट डज द कैंपेन सिग्निफाई टू द कस्टमर? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आखिरी से पढ़ेंगे। The oil use as not likely to damage the cardiovascular health of the consumer, not likely to cardiovascular health। ठीक है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट बराबर है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि हेल्थ के लिए वो डैमेजेस नहीं है। ठीक है, द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट एंड ऑयल। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ये तो हम सबको पता है कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल इज अ टाइप ऑफ ट्रांस फैट। ठीक है, मतलब ये क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल हम यूज नहीं कर रहे, मतलब हेल्दी है। तो एक और तीन तो सही है। अभी प्रॉब्लम है स्टेटमेंट नंबर 2 में, क्योंकि हम खाते हैं घी। ओके, घी क्या है, एनिमल ऑयल है, एनिमल फैट्स है, मिल्क, मिल्क से बनता है। अभी इसमें एक कंसेप्ट याद रखना, अनसैचुरेटेड ऑयल, सॉरी, अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट कंटेन हाई डेंसिटी ऑफ लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, और सैचुरेटेड फैट कंटेन लो डेंसिटी लिपिड्स। ठीक है, और सैचुरेटेड फैट में जो लो डेंसिटी है, इट्स नॉट गुड, क्या गुड नहीं है, इट्स नॉट गुड फैट। ओके, नॉट गुड फैट, वेयर एज अनसैचुरेटेड फैट्स आर गुड फैट। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द मनरेगा एक्ट? ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विच वॉज फॉर्म इन 2005 एंड इन्फोर्स कब हुआ था, 2006 में। अभी देखो, गवर्नमेंट स्कीम वेलफेयर के लिए होती है और कवर हर मोस्ट ऑफ द टाइम सभी लोगों को कवर करती है, नॉट स्पेसिफिक सेक्टर। ठीक है, व्हेन इट कम टू गवर्नमेंट स्कीम। अभी देखो, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, ठीक है, एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज, क्यों बाकी कम्युनिटीज को जॉब नहीं चाहिए क्या, एससी एसटीज को और बाकी के जो बिलो पावर्टी लाइन वो लोगों को, एडल्ट मेंबर्स ऑफ बिलो पावर्टी लाइन। ठीक है, सिर्फ बीपीएल वाले लोगों को ही जॉब चाहिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली एससी एंड एसटी, तो ये गलत, गलत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जो भी इंडियन सिटीजन अबो 18 प्लस है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और रजिस्ट्रेशन करने के विद इन 15 डेज उसे काम मिलता है। ये 100 डेज गारंटीड वर्क प्रोग्राम इसके अंदर है। अभी एक याद रखना, अभी ये पर्सन है, ओके, अनस्किल्ड लेबर से ये जॉब कर ले मतलब ये काम कर रहे हैं अंडर द मनरेगा स्कीम। ये जहाँ ये लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में उन लोगों को, ये जो लोग हैं, इनको ड्रिंकेबल वाटर, इनके जो बच्चे हैं, इनको रहने के लिए, या फिर जब तक ये लोग काम करेंगे, इनके बच्चों के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करना, ये सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये कोई, ये बाकी के फैक्ट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। स्टेटमेंट नंबर 3, इंडिया वांट्स टू रिस्टोर द हिस्टोरिकल कल्चर टाइज विद द नेबरहुड इन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। हिस्टोरिकल टाइज, ठीक है, पॉजिटिव है। इंडिया वांट टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय टर्मिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर। अभी कोल्ड वॉर हुआ था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में, तो स्टेटमेंट 2 तो गलत है। इंडिया वांट टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेयर, रीजनल प्लेयर इन द ईस्ट एशिया अफेयर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी लॉन्च बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा इन 1991। अभी लुक ईस्ट पॉलिसी नाउ इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। ये जो क्वेश्चन है वो 2011 का है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, एनुअल बजट अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर हैज टू सबमिट रिजिग्नेशन अलोंग विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी प्राइम मिनिस्टर वो अलोंग विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजिग्नेशन कब कब देते हैं? एक तो कट मोशन चालू होगा तब, नो कॉन्फिडेंस होगा, या फिर सेंश्योर मोशन होगा। इन चार केसेस में दे हैव टू रिजाइन अलोंग विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बजट ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, राज्यसभा में सिर्फ 14 डे रहता है। राज्यसभा को सिर्फ पावर रहती है सजेशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, दे कैन नॉट रिजेक्ट। ठीक है, अल्टीमेट पावर लेज इन लोकसभा। ठीक है, और एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, ओके, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट इज मेंशन इन आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, बाकी के दो, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, उसके बाद सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, अबेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा फंडामेंटल ड्यूटी इज द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज दे आर इंट्रोड्यूस इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, विच वी कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वी हैव टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, but in 42nd constitution amendment act we added 10 fundamental duties. In 86 constitution amendment act to 2020 2002 we added 11th fundamental duties. ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर ग्रुप वालों के। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज ये कंसेप्ट हम लोगों ने यूएसएसआर से बोरो किया है, आज का रशिया। एक कमिटी फॉर्म हुई थी 1976 में, संता स्वरण सिंह कमिटी, उन्होंने रिकमेंड किए थे फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो लास्ट स्टेटमेंट से पढ़ेंगे, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। इन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, द फैसिलिटीज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, encourage inflow of foreign capital for infrastructural development। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल सॉरी फाइनेंस फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 280। इसमें एक चेयरमैन और उसके हेल्प के लिए 4 मेंबर रहते हैं। चेयरमैन की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं 5 साल, हर 5 साल में प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन करते हैं। अभी 16th फाइनेंस कमीशन है, चेयरमैन है उसके अरविंद पनगरिया। अभी ये सब तो हुआ, बट ये काम क्या करते हैं? फाइनेंस कमीशन बनाई क्यों है? तो फाइनेंस कमीशन बनाई है, ये रिकमेंड करते हैं, देखो रिकमेंड करते हैं, ओनली रिकमेंड करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following: right to education, right to equal access to public service, right to food. Which of the above human rights under universal declaration of human rights? तो ये तीनों rights are included in human right। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there is concern over the increase in harmful algal boom in the sea water of India. What could be the causative factor for the phenomena? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पहले समझ लो। ओके, यहाँ पे बोला है कि अलगल बूम हो रहा है, मतलब अलगल बूम कब होता है?
अभी आपने ये कंसेप्ट तो सुना ही होगा, यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है कि एक जगह पे, ओके, न्यूट्रिशन रिच वाटर सप्लाई, ओके, एक वाटर सप्लाई रहता है जहाँ पे न्यूट्रिशन काफी ज्यादा लेवल पे रहते हैं, काफी ज्यादा रहते हैं। और काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होने की वजह से क्या होगा, बैक्टीरियाज हो गए, जो भी प्रोटोजोआस वगैरह वगैरह हो गए ना, अलगल हो गए, तो उनके प्रोडक्शन, उनकी जो रिप्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा। मतलब क्या होगा, अलगल बूम होगा। बट ये डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग ना। तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर करने हैं वो बताया, वो पूछा है हमें। तो अपवेलिंग इन द सी सही है। रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून बराबर है। डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द estuaries, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: photosynthesis, respiration, decay of organic matter, volcanic action. Which of the above add carbon dioxide to the carbon cycle on earth? अभी मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर में कार्बन डाइऑक्साइड टेकन बाय प्लांट्स। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट गलत है। अगर एक को हटाओ, ये गया, ये गया, दो और तीन तो हर हालत में सही है। ठीक है, अभी पूरा आंसर बचा है ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 4 पे। तो वोल्केनिक एक्शन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Recently, the USA decided to supply India's membership in multilateral export control regions called Australia Group and the Wassenaar Arrangement. What is the difference between them? ठीक है, वासेनार अरेंजमेंट। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इज इनफॉर्मल अरेंजमेंट। एम क्या है इसका? अलाउ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ असिस्टिंग केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोलिफिकेशन। तो यहां तक स्टेटमेंट सही है। वेयर एज द वासेनार अरेंजमेंट इज अ फॉर्मल ग्रुप, और ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? ओईसीडी होल्डिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव। तो ये गलत है। वासेनार अरेंजमेंट का एम है, क्या एम है इसका? तो वासेनार का एम है कंट्रोल ड्यूअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यूअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि एग्जांपल देखो, अभी न्यूक्लियर जो रहता है, न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वेपन भी बना सकते हैं। वासेनार अरेंजमेंट में 42 कंट्रीज है, इंडिया आल्सो मेंबर ऑफ इट। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आल्सो हैव 42 मेंबर्स एंड इंडिया आल्सो मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एंड इट फॉर्म इन 1985। ठीक है, 1985 में फॉर्म हुआ था। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप comprises predominantly Asian, Africa, and North American countries, whereas member countries of the Wassenaar Arrangement are predominantly from यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिकन कंटिनेंट। दोस्तों तो याद रखना, ये प्रीडोमिनेंटली एक ट्रैप वर्ड है। ठीक है, कभी भी स्टेटमेंट में प्रीडोमिनेंटली वर्ड आया तो समझना कि ये एक ट्रैप है। तो केयरफुल होना यहाँ पे। अभी एक दूसरा यहाँ पे देखो, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप इन्वॉल्व्स यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, वेयर एज वासेनार अरेंजमेंट इन्वॉल्व एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे स्वैप हुआ है। ठीक है, अभी देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ना, अगर एक ही स्टेटमेंट में दो ग्रुप के बारे में या फिर कोई भी दो चीजों के बारे में बताते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये स्वैप होता है। ठीक है, अभी ये जैसे जैसे और पीवाईक्यूज एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये मैंने स्टेटमेंट क्यों बोला है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आज का आखिरी का क्वेश्चन। द सरफेस ऑफ लेक इन फ्रोजन इन ओके, द सरफेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन सब विंटर, बट द वाटर एट द बॉटम इज स्टिल लिक्विड। मतलब ये बोलते हैं कि ये लेक है, ओके, ये लेक है, तो लेक के ऊपर का जो सतह है, लेक के ऊपर का जो लेयर है वो फ्रोजन हुआ है, बट इसके नीचे जो है तो लिक्विड है। इट इज ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट
4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ओके दोस्तों, तो अभी बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।